बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुज़म्मिल वॉइस ऑफिशियल में खुशामदीद। मैंने टिकट खरीदी और ट्रेन की तरफ बढ़ गया। भांत भांत के लोगों की भांत भांत बोलियां प्लेटफॉर्म पर गूंज रही थीं। मैं सबको नज़रअंदाज करता ट्रेन में घुस गया। कुछ देर बाद मैं अपनी सीट पर विराजमान हो चुका था। मेरे सामने वाली सीट पर बापर्दा 3 खवातीन बैठी थीं और मेरी सीट पर 2 लड़के बैठे थे। इनको आपस में बोलता देखकर मैं समझ गया था कि ये एक ही फैमिली के लोग हैं। मुझे शीशे वाली साइड पे सीट मिल गई थी। मैंने खिड़की से बाहर देखना शुरू कर दिया और सोचने लगा कि स्टेशन भी अजीब जगह है, कितनों को मिलाता है और कितनों के बिछड़ने की यादें ये समेट कर खड़ा है। इतने में एक हल्के से झटके से ट्रेन चल पड़ी। मैंने गहरी सांस ली और जेब से मोबाइल फोन निकालकर इसमें मसरूफ हो गया। मुझे सफर करते 7 घंटे से ऊपर हो गए थे। रास्ते में कुछ स्टेशंस पर गाड़ी रुकी थी और अब फराटे भरती चली जा रही थी। कुछ देर पहले मुझे बता दिया गया था कि मंजिल करीब है। मैंने मोबाइल पे टाइम देखा कि रात के 2 बजे थे। अगला स्टेशन मेरी मंजिल थी। मुझे बता दिया गया था कि 20 मिनट तक ट्रेन ने मतलूबा स्टेशन पहुंच जाना है। मैं सीधा होकर बैठ गया। कुछ देर तक ट्रेन मेरे मतलूबा स्टेशन पर जाकर रुक गई। मैं उठा और ट्रेन से बाहर निकल कर आया। प्लेटफॉर्म पर उतर कर देखा इधर उधर, मगर मेरे मेज़बान जिनके बुलाने पर मैं यहाँ इस वक्त आया था वो मुझे कहीं नजर नहीं आ रहे थे। मैंने आगे देखा, कुछ और मुसाफिर भी उतरे थे। ये एक छोटा सा स्टेशन था। सामने एक टी स्टॉल था। मैं टी स्टॉल की तरफ बढ़ गया। एक अधेड़ उम्र का लंबा तिरंगा आदमी टी स्टॉल के अंदर बैठा था। मुझे अपनी तरफ आता देख के वो अपनी जगह से खड़ा हो गया। मैंने इसके पास पहुंचकर सलाम किया, जिसका इसने मुरव्वतन ही जवाब दिया। मैंने इससे 1 कप चाय बनाने को कहा और साथ में बिस्किट भी मांगे। वो इसी वक्त केतली के नीचे आग जलाने लग गया। मैं पास पड़े बेंच पर बैठ गया। ट्रेन से कोई 10-12 मुसाफिर उतरे थे जो जल्दी जल्दी स्टेशन से बाहर जा रहे थे। ट्रेन ने विसल दी और चल पड़ी, जिसकी वजह से कुछ देर तो प्लेटफॉर्म पर ट्रेन के चलने से शोर रहा। फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे ट्रेन दूर होती गई, खामोशी छाती रही। मैं बेंच पर बैठा ट्रेन को जाते देखता रहा। ट्रेन की आवाज़ और ट्रेन नजर आना भी बंद हो गई। मैंने इधर उधर का जायजा लिया। कुछ दूर स्टेशन और प्लेटफॉर्म के रास्ते पर एक बड़ी सी जर्द रंग की लाइट फिजा को रोशन करने की नाकाम कोशिश में चल रही थी। मेरे कानों में स्टोव के चलने की आवाज़ आ रही थी। साथ में फजा में फैली चाय बनने की महक बता रही थी कि मैं मज़ेदार चाय पीने वाला हूँ। कुछ देर बाद चाय वाले ने बिस्किट और चाय का कप मेरे आगे लाकर रख दिया। चाय मेरे अंदर से कहीं ज़्यादा मज़ेदार थी। खैर, चाय से फारिग होकर मैंने चाय वाले के पास जाकर खड़ा हुआ। इससे कुछ देर बातचीत की और दोबारा बेंच पर आ बैठा। इसी असना में स्टेशन की छोटी सी इमारत से 2 बंदे निकले, जिनके पीछे का मंजर देखकर मैं चौंक उठा और मेरे जहन में तीसरा कलमे का वर्ड जारी हो गया। प्लेटफॉर्म की सीढ़ियां चढ़कर प्लेटफॉर्म पर आकर इन दोनों ने इधर उधर देखा। जब इनकी नजर मुझ पर पड़ी तो वो दोनों जल्दी जल्दी चलते मेरी तरफ आने लगे। मैं गौर से इनको अपनी तरफ आता देख रहा था, मगर अब मेरे चौंकने की वजह खत्म हो गई थी। दोनों की उम्र तकरीबन 50-55 के लगभग होगी। दोनों की माशाल्लाह रिश थी और मेरे पास आकर दोनों ने खुशदिली से सलाम किया और मैं खड़ा हो गया और सलाम का जवाब दिया। इनमें से एक ने कहा, माजरत, कुछ मिनट देर हो गई, दरअसल गाड़ी का टायर पंचर हो गया था। मैंने इसे कहा, कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ, वैसे आपका देर से आना मैंने महसूस नहीं किया। थोड़ा और रस्मी बातों के बाद इनमें से एक ने कहा, चलें। मैंने कहा, नहीं, अभी नहीं चलना। इन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और हिचकिचाहट भरे लहजे में पूछा कि क्या वजह है, खैरियत तो है? मैंने कहा, बिल्कुल खैरियत है, बस कुछ देर आपसे यहाँ बातें करना चाहता हूँ, फिर इसके बाद चले चलते हैं। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। इनमें से एक ने कहा कि जिससे आपका हुक्म, और ऊंची आवाज़ में चाय वाले को 3 कप चाय का कहा। मैंने कहा, चाय तो मैं आते ही पी चुका हूँ, मगर इस भाई साहब की चाय इतनी मज़ेदार है कि दोबारा पी लूँगा। मैंने ये कहते हुए चाय वाले को देखा, मगर वो मुंह नीचे किए अपना काम में मसरूफ था। मैं बेंच पर बैठ गया। इनमें से एक मेरे साथ और दूसरा साथ वाले बेंच पर बैठ गया। प्लेटफॉर्म लोगों से तकरीबन खाली था और मैंने कहा कि ये सबसे पहले तो आप अपना तारुफ करवा दें और अपना सारा मसला यहीं बता दें, क्योंकि जब आप मुझे नजर आए तो आपके पीछे कोई और भी था। इसलिए मैं चाहता हूँ आप मुझे अपना सारा मसला यहीं डिस्कस करें। मेरी बात सुनकर वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। इनमें से जो दूसरे से उम्र में बड़ा और मेरे साथ बेंच पर बैठा था, इसने गहरी सांस ली और कहा कि जनाब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया यहाँ आने का। अल्लाह आपको इसका अजर दे। मेरा नाम मंजूर है और ये मेरा छोटा भाई जहूर। हम एक मुसीबत में फंस गए हैं। मैंने कहा, आप अल्लाह पर भरोसा रखें, सब ठीक हो जाएगा। मुझे सारी बात तफसील से बताएं।
इससे खंगाल कर गला साफ किया और बोला, मैं एक सरकारी महकमे में अच्छे ओहदेदार पर फाइज हूँ और घर बनाना मेरा ख्वाब था। मैंने पुराना घर बेचा और अपने हिस्से में आई जमीन बेचकर एक प्लॉट खरीद लिया और इस पर मकान की तामीर शुरू कर दी। मेरे 2 बेटे और 3 बेटियां हैं। बड़े बेटे का रिश्ता मेरे इसी भाई जहूर की बेटी से बचपन में हुआ था। हमारा इरादा था कि मकान की तामीर मुकम्मल होते ही बच्चों की शादी कर देंगे। मकान की तामीर के बाद हम नए घर शिफ्ट हो गए। शादी के दिन रखे गए और धूमधाम से शादी हो गई। शादी के बाद खानदान में दावतें शुरू हो गईं। एक सुबह मैं दफ्तर जाने लगा तो मुझे बेगम ने कहा, क्या जहूर भाई ने रात के खाने की दावत दी है? हम सबको तो आप जल्दी आ जाइएगा। मैंने माजूद करते हुए कहा कि आज शाम को एक दोस्त की बेटी की बारात है पे मधु हूँ, तुम लोग चले जाना, मैं फारिग होकर वहीं आ जाऊंगा। असर को 4 बजे मैं घर आया तो घर लॉक था। मैं समझ गया कि सब घर वाले जहूर के घर चले गए हैं। मेरे पास एक्स्ट्रा चाबी होती तो मैं घर का लॉक खोल कर अंदर जाकर कुछ देर आराम कर लेता और मगरिब के बाद वक्त मुकर्रर पर दोस्त के घर चला गया। वहां से फारिग होते 10 बज गए थे। मैं जब घर के गेट पर पहुंचा तो 10:30 हो चुके थे। मैंने लॉक खोला और अंदर दाखिल हो गया। सामने किचन में बर्तनों की खटपट की आवाजें आ रही थी। मेरी बेटी सीढ़ियां चढ़ने लगी। मुझे देखते इसने सलाम किया और ऊपरी पोर्शन की सीढ़ियां चढ़ने लगी। मैंने बेगम को आवाज दी तो किचन से इसकी भी आवाज आई। मैंने कहा, मैं चाय मेरे कमरे में पहुंचा दो। ये कहकर मैं अपने कमरे में चला गया। कुछ थकावट महसूस कर रहा था इसलिए चाय का कह दिया था। मैं मोबाइल निकाल कर 1-2 जरूरी कॉल थी वो करने बैठ गया। 10-15 मिनट गुजर गए, ना ही बेगम आई और ना ही चाय। तो मैंने ऊंची आवाज में कहा कि बेगम, चाय का कहा था। तो बेगम की आवाज आई, बस लेकर आ रही हूँ। मैंने फिर खुद को फोन में मसरूफ कर लिया। 10 मिनट और गुजर गए। मैं झंझला कर उठा और कमरे से बाहर आकर किचन की तरफ देखा। किचन की लाइट ऑफ थी। मैंने बेगम को आवाज दी, बेगम बेगम बेगम, मगर हर सू खामोशी थी। किचन की लाइट ऑफ देखकर मैं समझ गया कि किसी बच्चे के कमरे में होगी। नीचे तीनों बेडरूम के दरवाजे बंद थे। मैंने एक एक करके सारे दरवाजे खोले। कमरों की लाइटें ऑफ थी। मैं सीढ़ियां चढ़कर ऊपर वाले पोर्शन चला गया मगर यहाँ भी अंधेरे ने इस्तकबाल किया। मैं हैरान था कि सब किधर चले गए। जिस बेटी ने सलाम किया था मैं इसे आवाज दी मगर हर सू खामोशी थी। मैं समझ गया कि सब बाहर लॉन में होंगे। मैं सीढ़ियां उतरकर बाहर लॉन में आ गया मगर लॉन खाली था और मैंने मोबाइल फोन से बेगम का नंबर मिलाया। कॉल अटेंड होते इसकी सलाम की आवाज आई और मैंने फट पड़ने वाले लहजे में कहा, कहाँ होती तुम? चाय का तुम्हें कहा था, चाय बनाते बनाते कहाँ चली गई हो? आगे से बेगम की हैरानी भरी आवाज आई कि आपको सुबह बताया था, क्या जहूर भाई के यहाँ डिनर है और आपने भी इधर ही तो आना था। इसकी बात सुनकर मैंने गुस्से से कहा कि ये क्या है, पूरा मजाक है? अभी अक्सा ने मुझे सलाम किया है, मेरी तुमसे किचन में बात हुई है। आगे से बेगम ने हैरानी से कहा कि आपको खैर तो है, हम तो दोपहर के फौरन बाद जहूर भाई के घर आए हैं। मैंने हैरानी से इसकी बात सुनी और कहा कि अभी तो तुम यहाँ थी और अक्सा भी यहाँ थी। मेरी बेगम ने कहा, आप रुकें, हम अभी आते हैं, और कॉल काट दी। ये सब क्या था, मुझे यकीन नहीं आ रहा था। मैंने जागती आंखों से अपनी बेटी को देखा था। मैंने बेगम को किचन से बोलते सुना था। मेरा दिल किया कि अंदर हॉल में जाकर दोबारा देखूं मगर हिम्मत ना हो रही थी। मुझे अजीब से खौफ का एहसास हुआ। मैं लॉन में पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। थोड़ी देर तक मेरी बीवी बच्चे सब आ गए। इनके हमरा मेरा ये भाई जहूर भी था। हम हॉल में जा बैठे। मैं यकीन और बेयकीनी की सी हालत में सबको बता रहा था मगर कोई मेरी बात तस्लीम करने को तैयार ना था। मेरी बेगम बोली, अच्छा शायद आप थक गए हैं, अब सो जाएं। इन सब की बातें सुन सुनकर मुझे भी यकीन हो चला था कि शायद ये मेरा वहम है मगर जागती आंखों से इतना वाज़ेह वहम कैसे मुमकिन है। खैर इस वाक़े के बाद सब नॉर्मल हो गया और कुछ दिन बाद बेगम स्टोर किसी काम से गई और घबरा कर बाहर निकल आई। बकौल इसके स्टोर में घुटनों में सर दिए एक बूढ़ी औरत बैठी है। बड़ा बेटा घर था और वो स्टोर गया मगर स्टोर में कोई ना था। मैं ऑफिस था। इस वक्त मुझे बेटे की कॉल आई। मैं घर पहुंचा। बेगम कस्में उठा रही थी कि इसने वो औरत देखी है। हम सब हैरान थे। खैर कुछ दिन और गुजर गए। मेरा बेटा जिसकी शादी होनी थी वो एक रात देर से घर आया। इसकी बीवी अपने मेके थी। वो कहता है जब मैं अपने कमरे में जाकर बेड पर बैठने लगा तो इसकी बीवी की आवाज आई, आ गए हैं? तो इसने बेसख्त कहा, हाँ जी, और चौंक कर इधर उधर देखने लगा। कमरा खाली था। वो भागता हुआ नीचे हमारे बेडरूम में आया। मैं सो रहा था। इसने अपनी माँ को बताया तो इसकी माँ ने मुझे उठाकर सारी बात बताई। मैं सर पकड़कर बैठ गया कि क्या मेरे घर में शुरू हुआ खड़ा है।
अगले दिन एक कुलीग से मशवरा करके इसके जानने वालों के एक आमिल के पास गए। इसने हिसाब किया और बताया कि आप पर तावीज़ हैं और तावीज़ों के ताबे मखलूक आपके घर में आपको तंग कर रही है। यह सब इस वजह से हो रहा है कि इस आमिल साहब की बात सुनकर मेरी परेशानी, इसका हल क्या है? तो आमिल साहब ने कहा कि मुझे कल आप अपने घर ले चलो। अगले दिन मैं अपने कुलीग के साथ जाकर आमिल साहब को घर ले आया। आमिल साहब ने पूरे घर में घूमकर देखा। बोले, पूरा घर आसेब से भरा पड़ा है। मैं घर अभी साफ किए देता हूँ और सबको चला देता हूँ। आमिर साहब बाहर कमरे में उल्टी पुल्टी मार कर बैठ गए और मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ने लगे। मैं, मेरा कुलीग और मेरा बड़ा बेटा साथ पड़े सोफे पर बैठ गए। आमिर साहब को पढ़ते कोई 10 मिनट हुए होंगे कि हॉल में एक सन्नाटेदार थप्पड़ की आवाज़ गूंजी। आवाज़ तो ज़ोरदार थी, शायद आमिर साहब के चेहरे पर पड़ने वाला थप्पड़ भी बहुत ज़ोरदार था। आवाज़ सुनते ही मैंने आमिर साहब को देखा, जो कि एक हाथ गाल से इधर उधर देख रहा था। इसी असना में एक और थप्पड़ की आवाज़ आई, जो कि पहले ही तेज़ थी। आमिर साहब के दूसरे गाल पर भी थप्पड़ पड़ा था और थप्पड़ की आवाज़ के साथ ही आमिर साहब के मुंह से दर्द भरी ऊंची आह निकली और इसके साथ ही वो उठकर हॉल के दरवाजे की तरफ भागे। अभी वो 4-5 कदम आगे बढ़े होंगे कि एक और जोरदार थप्पड़ की आवाज़ गूंजी। इसके साथ ही आमिर साहब मुंह के बल जमीन पर जा गिरे और गिरते ही उठ बैठे और दोनों हाथों से अपनी कमर मसलने की नाकाम कोशिश करने लगे। हम तीनों जो हैरानी में सब देख रहे थे, उठकर आमिर साहब की तरफ लपके। मैंने आमिर साहब को उठाया और वो बेचारे दर्द से लुटपुट हो रहे थे। खौफजदा नजरों से इधर उधर देख रहे थे। थप्पड़ मारने वाला नजर न आ रहा था। मैं खुद हैरान था कि ये सब क्या हुआ है। आमिर साहब के दोनों गाल लाल गोया बने हुए थे। आमिर साहब ने कमर से कपड़ा उठाया और वहां नीलाहट भरा निशान छुपाकर खड़ा था। आमिर साहब ने खड़े होते ही बाहर की तरफ दौड़ लगाई और हम तीनों वहीं खड़े रह गए। अजीब सा खौफ मुझ पर तारी हो रहा और मैं डरते डरते इधर निगाह दौड़ाई है और बाहर निकलकर गेट की तरफ भागा, मगर आमिर साहब गेट क्रॉस कर चुके थे। मैं जब घर से बाहर निकला, आमिर साहब दौड़ते दौड़ते काफी दूर जा चुके थे। मैंने इनके पीछे भागने का इरादा तर्क कर दिया। इतनी देर में मेरा कुलीग लवर बेटा भी बाहर आए थे। शायद हम तीनों सिचुएशन को समझ चुके थे। मेरे कुलीग ने बाहर निकलते मुझे कहा, मंजूर भाई, इसमें कोई शक नहीं रहा कि आपके घर सेब हैं। शायद इस आमिर साहब के बस का काम ना था, ये कोई और बंदा ढूंढना पड़ेगा। मैंने खामोशी से इस बात पर सर हिला दिया। मेरा बेटा जो अब तक चुप खड़ा था बोला, क्या अब्बू, अंकल की बात ठीक है और इस वाक़े का जिक्र घर वालों से ना कीजिएगा, नहीं तो घर वाले मजीद खौफ में मुब्तला हो जाएंगे। मेरी आवाज़ के बाद अनजाने के खौफ ने मेरा गला खुश्क कर दिया। मेरे कुलीग ने इजाज़त चाही और अपने घर रवाना हो गया। मैं और मेरा बेटा वापस हाल आ गए और घर वाले जो इस वक्त ऊपरी पोर्शन में बैठकर बेडरूम में बैठे थे, इनको नीचे बुला लिया। बेगम ने आते ही पूछा कि क्या बना, क्या मसला हल निकला। मेरे बोलने से पहले मेरा बेटा बोल पड़ा कि जी हाँ, आमिर साहब ने पढ़ाई कर दी है, आहिस्ता सा सब ठीक हो जाएगा। मैंने कहा कि अब जब तक सब ठीक नहीं होता सब साथ रहेंगे और नीचे ही सोया करेंगे। बात करते करते मैं सोच रहा था कि अब क्या करूं, कहाँ जाऊं, इस मसले को किस तरह हल करूं। वो सारा दिन मैं अपसेट रही और दफ्तर से छुट्टी ली हुई थी। ज़हूर को कॉल करके बोला था कि आगे से मैं इसे सारी बात बताई। इसने कामिल साहब, जो कि दूर एक देहात में रहते थे, इनकी हंसी जाने का मशवरा दिया और शाम को हम दोनों भाई इस आमिल साहब के पास चले गए। इसको सारा मसला बताया। इन्होंने आंखें बंद कर ली और कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद आंखें खोलकर बोले, तुम्हारे घर तावीज़ों से बदरूहें भेजी गई हैं जिन्होंने एक एक करके तुम सबको मार डालना है। ये सुनकर मेरे तो तोते उड़ गए। मैंने परेशानी से पूछा कि अब क्या हल है, तो वो साहब बोले कि मुझे आपके घर जाकर पढ़ना होगा। ज़हूर ने आमिर साहब की बात काटते हुए कहा कि आज जो आमिर साहब आए थे, इनके साथ ही मेरा माजरा हुआ है। और ज़हूर की बात सुनते ही आमिर साहब जल्दी से बोले, नहीं, फिर मैं यहाँ बैठकर इसका हल कर लूँगा। आमिर साहब शर्मिंदा से होते हुए, मैं तावीज़ से देता हूँ, सब घर वालों पी लें और कल में तावीज़ ले जाएं और घर बांध लें। हम तावीज़ के घर आ गए और तावीज़ एक जगह में भगो दिया और मेरी बेगम ने सबको पानी में मिला दिया। अगले दिन दोबारा आमिर साहब के पास पहुंचे और इन्होंने एक तावीज़ दिया कि इसके चमड़े में बंद करवा दिया और घर में किसी जगह बांध दें, सब बदरूहें भाग जाएंगी। हमने वो तावीज़ आमिर साहब की बदौलत के मुताबिक चमड़े में बंधवा कर घर बना दिया और इस वक्त मैंने ख्वाब देखा कि कोई औरत मेरे सरहाने खड़ी है और इसके हाथ कीचड़ से भरे हैं और वो इन हाथों से मेरे पाँव में उंगलियां फेर रही है।
میری آنکھ کھل گئی اور خوف کے مارے میرا حلق خشک ہو رہا تھا۔ میں نے بیگم کو آواز دے کر اٹھایا اور اسے پانی لانے کو کہا۔ وہ بھاگ کر پانی لائی اور لائٹ آن کر دی۔ میری طرف پانی کا گلاس کرتے ہوئے میرے بالوں کو دیکھ کر حیرانی سے بولی، یہ آپ کے بالوں میں مٹی سی کہاں سے آئی ہے؟ میں نے چونک کر بالوں کو ہاتھ لگایا۔ میرے ہاتھوں کو گیلی مٹی کا احساس ہوا۔ میں جلدی سے بیڈ سے اترا، شیشے کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی، میرے بالوں میں کیچڑ جیسی گاڑ لگی تھی۔ میں جلدی سے واش روم میں گھس گیا اور پھر دھو کر واپس آیا اور بیگم کو اپنا خواب سنایا، جسے سن کر وہ خوف اور پریشانی میں مبتلا ہو گئی۔ اگلی صبح دفتر سے اور چھٹی لی اور اسے عامل صاحب کے پاس ہم دونوں بھائی چلے گئے۔ ساری بات سن کر عامل صاحب نے اس کام سے انکار کر دیا اور کہا کہ میرے بس کا روگ نہیں، آپ کسی اور کے پاس جائیں۔ غرض کے اس دن کے بعد بلا ناگا کچھ نہ کچھ دیکھنے کو ملتا رہا۔ کبھی واش روم کے تولیے کیچڑ میں بھرے ملتے، کبھی کوئی بچی ڈر جاتی، کبھی کسی کو عامل کا سنتے ہیں وہاں بھاگ پڑتے، کبھی کوئی تعویذ جادو کہہ دیتا ہے، کوئی کہتا ہے پلاٹ یہ بھوتوں جنوں کی رہائش تھی، آپ نے اس مکان پر بنا دیا، اب مکان چھوڑو گے تو جان چھوٹے گی، مگر مسئلہ جوں کا توں ہی ہے۔ مجھے روز بروز کمزوری کا احساس ہوتا جا رہا تھا۔ کچھ دن سے بیگم بہت بیمار ہو گئی تھی۔ سب ٹیسٹ کلیئر آئے تھے مگر اس کی ٹانگوں اور کمر کا درد ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ ہم نے یہ سب واقعات ہر کسی سے چھپا کر رکھے تھے۔ اس سے میری بڑی بہن بیگم کا سن کر اس عیادت کے لیے آئی اور رات کو سوئی تھی۔ رات کو ان کی آنکھ کھلی، کمرے میں نیما اندھیرا تھا۔ ان کو لگا کہ ان کے سامنے پڑے صوفے پر کوئی عورت بیٹھی ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ کون ہو مگر وہ عورت نہ بولی۔ انہوں نے اٹھ کر لائٹ جلائی مگر صوفہ خالی تھا۔ صبح ان کے کمرے میں میری بیٹی کی تو انہوں نے ہنستے ہوئے سرسری سا تذکرہ کیا کہ رات کو میں ڈر گئی تھی اور ساری بات سنائی۔ بات سنتے ہی میری بیٹی نے ان کو اس گھر میں رونما ہوئے پورے سارے واقعات سنا دیے، جسے سن کر وہ سیدھا میرے پاس آئیں اور برہم ہونے لگیں کہ بہن بھائیوں سے اس طرح کی باتیں نہیں چھپایا کرتے۔ اور بدر بھائی آپ کا ذکر کیا۔ میں نے اس وقت بہنوئی صاحب کو کال کر کے آپ کا نمبر لیا اور آپ سے بات کی اور اب یہاں ہی ہیں۔ یہ مختصر ہال ہے۔ یہ کہہ کر میں منظور صاحب خاموش ہو گئے۔ میں جو چائے پیتے ساری بات توجہ سے سن رہا تھا، چائے کا آخری گھونٹ پڑا اور خالی کپ بینچ کے اوپر رکھ کر کھڑا ہو گیا اور بولا، چلیں اب چلتے ہیں۔ ظہور صاحب چائے کا بل دینے کے لیے اسٹال کی طرف بڑھے مگر اسٹال والا اسٹال میں موجود نہ تھا اور وہ بولے، آپ بل کے پیسے یہاں رکھ دیں۔ میں نے کہا کہ جب جانے لگوں گا تب آپ نے چھوڑنے آنا ہے تو کل دے دیجیے گا، اب آپ چلے نہ کریں۔ اگلے دن شام کے وقت میں ظہور اور منظور صاحب کے ساتھ ٹرین کے انتظار میں کھڑا تھا۔ منظور صاحب بہت خوش تھے، ان کے گھر سے وہ نحوست ختم ہو گئی تھی۔ جاتے جاتے اس جتنی نے لڑکی مجھ پر پھینکنے کی کوشش بھی کی تھی جو کہ ناکام رہی تھی۔ آپ کے ذہن میں پیدا شدہ سوال کا جواب دے دیتا ہوں۔ منظور صاحب پہ نہ کوئی جادو تھا، نہ تعویذ، اور نہ ہی وہ پلاٹ اسیبی تھا جہاں انہوں نے گھر بنایا تھا۔ اس شام جس شادی پر منظور صاحب گئے تھے وہاں بارات کا انتظام ایک اسکول میں کیا گیا تھا اور دوست کی بیٹی کی شادی سمجھتے ہوئے منظور صاحب انتظامیہ میں شامل ہو گئے۔ وہ کھانا جو باراتیوں کی پلیٹوں میں بچ گیا تھا منظور صاحب نے ایک اسکول سے محلے کا ایک ویران جگہ پر پھینکوا دیا اور وہ جگہ اسیبی تھی۔ جس وقت منظور صاحب نے وہ کھانا وہاں پھینکوانے گئے تھے کرتے اور وہاں پر ایک جنی کو وہ پسند آ گئے اور وہ ان کے جسم کی خوشبو پہ فدا ہو گیا اور جب وہ واپس لوٹے تو وہ بھی ساتھ ہی آئی اور اس کے بعد آہستہ آہستہ اس نے اپنی موجودگی کا احساس دلانا شروع کر دیا۔ اللہ پاک کا خاص کرم ہوا تھا مجھ پر اور میں اس پہ بار بار کامیاب ہوا۔ مجھے ایک دن پہلے منظور صاحب نے کال کی اور بتایا کہ ان کے گھر تعویذوں کی وجہ سے بہت پریشانی ہے اور اپنے پاس آنے کو میرے اچھے اخلاق اور تعلق والے ہیں۔ ان کا بھی فون آ گیا اور میں اب یہاں تھا مگر جو میں سمجھ رہا تھا کہ یہ وہ مسئلہ نہ تھا، یہ معاملہ بہت خطرناک اور گمبھیر تھا۔ مجھے دوران سفر بھی آگاہ کیا گیا تھا کہ یہ مسئلہ بڑی احتیاط سے سلجھانے والا ہے اور جب یہ دونوں بھاری اسٹیشن کے اندر داخل ہو رہے تھے تو ان کے پیچھے کسی غیر موٹی مخلوق کی جھلک میں نے پالی تھی۔ ٹرین آ چکی تھی۔ ظہور اور منظور صاحب دونوں بڑی گرم جوشی سے مجھ سے بغل گیر ہوئے اور میں اپنی سیٹ پر جو کہ شیشے والی سائڈ پر تھی آ کر بیٹھ گیا اور کھڑکی کے بارے میں میرے پاس ہی دونوں بھائی محبت بڑی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ ٹرین نے وصل دی اور میں نے کہا، رات والی چائے میری طرف سے تھی۔ ظہور صاحب بولے، نہیں جناب، میں ابھی سے جا کر بل ادا کرتا ہوں۔ میں نے کہا، جناب اگر آپ کو چائے کا اسٹال یا چائے والا نظر آئے تو لاسٹ میں بل ادا کر دیا جائے۔ دونوں بھائیوں نے اسٹال کی سمت دیکھا۔ اسٹال وہاں ہوتا تو ان کو نظر آتا۔ وہ تو خدا کا شکر ہے کہ میرے پیار کرنے والوں نے اپنا ایک ساتھی چائے کے اسٹال سمیت وہاں پر کھڑا کر دیا تھا، جس کی موجودگی کی وجہ سے وہ عنقریب آگے نہ آئی اور منظور صاحب کے گھر بھی
اسٹال والے نے اسے قابو رکھا اور مجھے مکمل پڑھنے اور حصار کرنے کا موقع مل گیا۔ ہلکے سے جھٹکے کے بعد ٹرین چل پڑی اور دونوں بھائی حیرانگی سے ہاتھ ہلاتے پیچھے رہ گئے۔ بہت جلد ایک نئی آبیتی کے ساتھ حاضر ہوں گی۔